हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस। इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और वाइवा में भी इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। एमसीक्यू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले तो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? इट इज़ लाइक प्रिवेंशन फ्रॉम अ डिजीज़, यानी किसी डिजीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट कर लेना, उसको हम इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। ये या तो हम वैक्सीन दे सकते हैं। आजकल आपको पता है कि जब बाई बर्थ, बच्चों के बर्थ से लेके उसके 3-4 साल तक आपको कुछ 5 साल पे भी देते हैं, बट फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारी वैक्सीन होती हैं। फिर आप 3 इयर्स तक कुछ वैक्सीन चलती रहती हैं। जैसे सबसे पहले बर्थ पे आप BCG वैक्सीन देते हो, जो कि उसको TB से बचाती है बच्चे को। तो वैक्सीन से समझ लो कुछ एक केमिकल है, उसको बनाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। उसको हम कुछ तो ओरली दे देते हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि ड्रॉप के फॉर्म में देते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो आपको इंजेक्शंस के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स हैं जो एक बच्चे को या एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट करती हैं। और कुछ ऐसा भी होता है, जैसे कि अभी चली थी कोविड वैक्सीन, तो कोविड को से प्रिवेंट करने के लिए कोविड वैक्सीन दी गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई डिजीज़ अगर आउटब्रेक के फॉर्म में है या किसी चीज़ का ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है, तो उससे हम प्रिवेंट करते हैं उस टाइम पर एडल्ट को भी, तो हम उसमें भी वैक्सीन देते हैं। हेपेटाइटिस वैक्सीन्स, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है जिनका, है ना, जैसे अगर आप मेडिकल में जब एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर भी हेपेटाइटिस वैक्सीन्स आपको लगाई जाती है। तो इस तरह से वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वैक्सीन्स के साथ साथ हम डायरेक्टली एंटीबॉडी भी दे सकते हैं किसी को, क्योंकि फाइनली आपको क्या करना है, वैक्सीन से हो क्या रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है और साथ में T सेल इम्यूनिटी भी हो रही है इसमें, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस टाइप के आप वैक्सीन दे रहे हो। तो आप या तो फिर डायरेक्टली एंटीबॉडी भी दे सकते हो, बट दैट इज अ पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी, मतलब हमारी बॉडी एक्टिवली कुछ काम नहीं कर रही, पैसिवली आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है। वैक्सीन्स में एंटीबॉडी आप प्रोड्यूस कराते हो, आप वैक्सीन देते हो, एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो बॉडी इज वर्किंग एज एन एक्टिव फॉर्म इन केस ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें हम जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्टिव इम्यूनिटी, अनदर इज पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। एक्टिव में आप वैक्सीन देते हो और पैसिव इम्यूनिटी में आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हो, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। तो डायरेक्टली आप एंटीबॉडीज देते हो। अब जो आप वैक्सीन देते हो, वैक्सीन में किस तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? तो देखो, मैंने आपको बताया था 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। जैम डेज के लिए हमने बताया था। तो देखो, IgM जो होती है वो एक्यूट इम्यूनिटी करवाती है, मतलब एक्यूटली जब कोई डिजीज होती है तो IgM प्रोड्यूस होती है। जब क्रॉनिक होता है तो IgG प्रोड्यूस होती है, वो डिजीज की बात कर रही हूँ मैं। जब आप वैक्सीन देते हो तो IgG प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपकी इम्यूनिटी बनती होती है, तभी आप प्रिवेंट कर सकते हो ना बॉडी को किसी डिजीज से। तो ये आपका जो है या तो आप एक्टिवली करा सकते हो बाय गिविंग द वैक्सीन, या फिर पैसिवली बाय गिविंग डायरेक्टली द एंटीबॉडी टू द पर्सन। तो ये आपका हो गया इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस, यानी कि प्रिवेंशन फ्रॉम अ डिजीज, ठीक है। अब वैक्सीन्स जो है वो इम्यूनोजन है, वो या तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएंगी, मतलब या क्या दोनों भी होती है। एंटीबॉडीज में जो प्रोड्यूस होती है IgG टाइप की प्रोड्यूस होती है, और इम्यूनोकॉम्पिटेंट T सेल रिस्पॉन्स भी देती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो ये इस तरीके से वैक्सीन्स का काम है। अब वैक्सीन की डिस्कवरी के लिए बड़ी अच्छी स्टोरी थी कि एक शुरुआत में जब तक वैक्सीन नहीं डेवलप थी तो डिजीज़ होती थी, आप उसका ट्रीटमेंट करते थे, बहुत लोग मरते भी थे। तो पहले धीरे धीरे ट्रीटमेंट बेटर हुआ, तो लोगों ने मतलब डिजीज़ से हम बचा पाए लोगों को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई ऐसा कुछ है कि डिजीज़ ही ना हो। तो एक एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जिन लोगों को काउपॉक्स होता था, जो मिल्क मेड होते थे ना, जो मतलब दूध वगैरह निकालते थे, गायों के साथ काम करते थे, तो देखा ये मतलब एक्चुअली गाय की बीमारी थी, एनिमल की बीमारी थी, ठीक है। उसमें स्किन पे उनके ऐसे बहुत सारे ब्लिस्टर्स टाइप, मतलब बेसिकली लीजन्स हो जाते थे, यू कैन से, ठीक है। अब वो जब जिनको जो मिल्क मेड थे जिन्हें उनमें भी कुछ अगर थोड़ा बहुत लीजन जो मिले, तो देखा कि वो जो है ना, मतलब वो जो है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। उस टाइम स्मॉल पॉक्स भी था जो ह्यूमन में होता था। तो उन लोगों को जो काउपॉक्स वाली गायों के साथ है या कुछ है, तो उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, यानी उनसे प्रिवेंट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन लीजन से, उनमें से जो केमिकल था उससे ऐसी एक केमिकल बनाया कि देखा कि उसको अगर हम स्मॉल मतलब लोगों में दे दें तो स्मॉल पॉक्स उनको नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये पहली वैक्सीन थी, मतलब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसने देखा कि भाई एक केमिकल से, मतलब एक वायरस से
दूसरे वायरस को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, मतलब उसको नहीं होने दिया जा रहा है। स्मॉल, जिनको काउपॉक्स हो रहा था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं, वहां से प्रिवेंट हो गया। अब इनका नाम उन्होंने रखा था वेरियोला वैक्सीन्स। आपको उतने डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको जस्ट एक स्टोरी बता रही हूँ। तो उन्होंने देखा जो स्मॉल पॉक्स ऑफ काऊ है उससे वैक्सीन बनाई थी शुरुआत में एडवर्ड जेनर ने, उसका नाम रखा था वेरियोला वैक्सीन। बाद में लुईस पास्चर का वर्क भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप लुईस पास्चर के वर्क को एक एज अ डिटेल बना सकते हैं कि लुईस पास्चर ने क्या क्या काम किया, उसको भी हम एक वीडियो में बना देंगे। उसने फाइनली इसी के नाम पर, इसी की रेस्पेक्ट रखते हुए वी से ही नाम रखा, वैक्सीन्स ही नाम रखा उसने। तो वैक्सीन मतलब वो होती है वो केमिकल जो इम्यूनोजन होते हैं, उनमें जैसे एक्चुअली जो डिजीज तो प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब उनको वीक कर दिया जाता है बेसिकली, जो डिजीज तो प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन वो इम्यूनोजेनिसिटी उनकी रहती है, ठीक है। एक वर्ड होता है वायरुलेंस, मतलब डिजीज कॉज कर देना। एक होता है इम्यूनोजेनिसिटी, यानी इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करना, इम्यून रिस्पॉन्स को, जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराना और आगे का जो इम्यूनिटी कराना, तो वो जो है आप इसमें रिटेन रह रहा था। तो वैक्सीन का बेसिक प्रिंसिपल्स यही है कि वो बीमारी नहीं करते लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी कॉज करते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अब वैक्सीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या इसके बारे में खास बात है। तो सबसे पहले हम वैक्सीन जो है वो मोनोवेलेंट वैक्सीन एंड पॉलीवेलेंट वैक्सीन, ये दो तरह की हम डिवाइड कर सकते हैं। मोनोवेलेंट वैक्सीन क्या होते हैं? सिंगल एंटीजन या सिंगल सीरोटाइप ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द वैक्सीन और उसी सीरोटाइप के अगेंस्ट में इम्यूनिटी होगी। लेकिन पॉलीवेलेंट वैक्सीन में क्या होता है, जैसे एक्चुअली क्या होता है, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो या उससे ज्यादा स्टेन हो सकते हैं या सिंगल स्टेन भी हो सकता है। तो जहां पर सिंगल स्टेन होता है वहां पर मोनोवेलेंट वैक्सीन आराम से काम कर जाती है। जहां पे मल्टीपल स्टेन है तो वहां पर मोनोवेलेंट भी बनती है और पॉलीवेलेंट भी बनती है। मोनोवेलेंट होता है जैसे मान लिया कोई ऐसा होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक सीरोटाइप बहुत ज्यादा वायरुलेंट है, बाकी नहीं है, तो उसी के अगेंस्ट में मोनोवेलेंट बना लो तो काम हो जाएगा। या कई बार एक मोनोवेलेंट किसी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसी एक स्पेसिफिक सीरोटाइप से पूरा लोगों को बीमारी फैली होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारी होती है उस टाइम पे, तो आप उसकी वैक्सीन देके मोनोवेलेंट पे काम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको बाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट देनी है ना, या मल्टीवेलेंट देनी है, यानी कि उसके जो सीरोटाइप्स हैं उनमें से सारे सीरोटाइप्स को कवर कर सकते हो या मेन सीरोटाइप्स को कवर कर सकते हो जो डिजीज करते हैं, उसी की बेस पर ये बना रखा है। पर ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलीवेलेंट में कि भाई जैसे डीपीटी वैक्सीन है ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, उन तीनों के लिए कंबाइंड वैक्सीन बनाई, तो वो कंबाइंड वैक्सीन है, वो पॉलीवेलेंट वैक्सीन नहीं है। वहां कंफ्यूजन आता है, उनको लगता है पॉलीवेलेंट वैक्सीन है बच्चों को। तो ये पॉलीवेलेंट का मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म के दो या उससे ज्यादा स्टेन के अगेंस्ट अगर प्रोटेक्शन हो जाए, है ना, वैक्सीन जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो दैट इज नोन एज पॉलीवेलेंट वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राईवेलेंट वैक्सीन बहुत कॉमन होती हैं। ट्राईवेलेंट वैक्सीन की एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के 3 सीरोटाइप को जो उसकी ट्राईवेलेंट वैक्सीन ऑफ इन्फ्लुएंजा है, वो इन्फ्लुएंजा के 3 तरह के जो स्टेन्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा स्टेन, उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर सकती है बॉडी को। कौन कौन से? 2 तो इन्फ्लुएंजा ए हैं और एक इन्फ्लुएंजा बी है। ए में कौन है? H1N1 और एक है H3N2। आपने सुना होगा कि जब इन्फ्लुएंजा का वो हो रहा था कि भाई H1N1 काफी कॉमन होता है, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, H1N1 मिलता है, बट H3N2 भी करता है। तो H1N1, H3N2 और इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन तीनों के अगेंस्ट ये ट्राईवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रोटेक्ट कर सकती है। इन्फ्लुएंजा की मोनोवेलेंट वैक्सीन भी होती हैं। तो मतलब आपको इससे एक आइडिया हो रहा है कि मोनोवेलेंट वैक्सीन भी होती है, पॉलीवेलेंट वैक्सीन भी होती है। एक ही वायरस के या एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में मोनोवेलेंट भी यूज हो सकती है, पॉलीवेलेंट भी यूज हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इसकी कौन सी वैक्सीन बनाई जाए। ये डिपेंड करता है कौन से टाइप के स्टेन ज़्यादा डिजीज कॉज कर रहे हैं। जैसे अब जो डिजीज ही नहीं कर रहा सीरोटाइप, उसके लिए वैक्सीन में बना के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो कितने टाइप के उसके सीरोटाइप डिजीज कॉज कर रहे हैं, उस टाइम पर कितना आउटब्रेक है एक पर्टिकुलर स्टेन का, यानी कि कितने ज़्यादा लोगों को उस टाइम पर हो रहा है, उसको आउटब्रेक बोलते हैं। फिर बनाने के लिए ईजी कितना है, कौन सा ईजी है, क्या मोनोवेलेंट बनाना ईजी है या क्या मल्टीवेलेंट बनाना ईजी है। फिर उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है। ऐसा तो नहीं हमने बना तो दिया पर लोगों के लिए बहुत महंगी हो गई, वो इसको खरीद नहीं पा रहे, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है किसकी मोनोवेलेंट बनेगी, किसकी पॉलीवेलेंट बनेगी, या किसी की मोनो और पॉली दोनों ही
मार्केट में अवेलेबल होंगी, क्योंकि वैक्सीन तो एक कमर्शियल प्रिपरेशन है ना, आपने बाहर से बनाई और आप दे रहे हो जो प्रिवेंट द डिजीज, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऐसे पोलियो के लिए भी होता है। पोलियो की जो ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है वो 1, 2 and 3 टाइप ऑफ पोलियो के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो जस्ट हैव एन आइडिया कि मोनोवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट 2 तरह की वैक्सीन्स जो है एग्जिस्ट करती हैं। मोनोवेलेंट के और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल मोनोवेलेंट टाइफॉइड वैक्सीन है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रेन के लिए काम करती है, टाइफॉइड की। अब हम बात करते हैं, इसको हम 2 में और डिवाइड कर सकते हैं। होमोलोगस वैक्सीन्स क्या होती है और हेटेरोलोगस वैक्सीन्स क्या होती है। देखो, ज़्यादातर वैक्सीन्स जो है ना कॉमनली होमोलोगस पाई जाती है। होमोलोगस का मतलब क्या है कि देखो यहां ध्यान रखो, देखो हेटेरोलोगस का एग्जांपल है काउपॉक्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। बीसीजी वैक्सीन मेड फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम बोविस प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब आप समझ जाएंगे इस स्टेटमेंट से कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो हेटेरोवेलेंट होती है वो आपने एक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई और वो दूसरे के लिए प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे काउपॉक्स से बनाई, स्मॉल पॉक्स को प्रोटेक्ट कर रही है। बीसीजी वैक्सीन बनाई किससे, बोविस से, प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट कर रही है, ट्यूबरकुलोसिस के। लेकिन अगर सेम ही से बनाई है, पोलियो वैक्सीन पोलियो के ही वायरस से बनाई है, पोलियो के लिए ही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, सॉरी, दैट इज होमोलोगस वैक्सीन। तो मोस्ट वैक्सीन जो होती है वो होमोलोगस होती है, मतलब सेम ही ऑर्गेनिज्म से बनी है, सेम ही ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज होमोलोगस। हेटेरोलोगस इज इट इज मेड बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म। जैसे काउपॉक्स हुआ, काउपॉक्स से बनाई गई, स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट कर रही है। हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीसीजी वैक्सीन का ध्यान रखना है। बीसीजी वैक्सीन क्योंकि कॉमनली यूज होती है, सबसे पहली वैक्सीन है जो बाय एट बर्थ आप देते हो, तो बीसीजी वैक्सीन ध्यान रखना है, करती प्रोटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस से है, बोविस से भी करती है, बनती किससे है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से करती है। ट्यूबरकुलोसिस जो है प्रॉब्लमेटिक है, टीबी करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोविस से बनाएंगे, ये दैट इज अ हेटेरोलोगस वैक्सीन। इनका दूसरा नाम भी याद रख सकते हैं, जेनेरियन वैक्सीन। कोई वाइवा में पूछ सकता है कि व्हाट इज जेनेरियन वैक्सीन, तो जेनेरियन वैक्सीन आर हेटेरोलोगस वैक्सीन्स, ठीक है। अब बात आती है कि वैक्सीन्स बना कैसे सकते हो आप। फाइन, देखो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप वैक्सीन्स बना सकते हो, ठीक। सबसे पहला है लाइव मॉडिफाइड वैक्सीन्स। लाइव वर्ड देखो, दूसरे में किल्ड वर्ड देखो। सबसे पहले इन दोनों वर्ड का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। इन पे अलग अलग शॉर्ट नोट भी आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइव वैक्सीन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किल्ड वैक्सीन, या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, किल्ड होता है यूजुअली, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन भी आता है, या फिर इनके ऊपर वाइवा क्वेश्चन भी आता है, या फिर इनके ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं। जैसे किसी एक वैक्सीन का नाम दे देंगे, बोल देंगे ये विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज इट, तो वो किल्ड है, लाइव है, या फिर टॉक्सॉइड है, कॉम्बिनेशन, और बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कितने डिफरेंट टाइप की वैक्सीन कॉमनली यूज्ड होती हैं। या फिर क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, तो उसमें कई सारे लाइव के 3 एग्जाम्पल देंगे, एक कोई अलग टाइप का होगा, या किसी भी टाइप का इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ऑल आर सच टाइप ऑफ वैक्सीन, फिर एक्सेप्ट, फिर वो आपको करना पड़ता है कि जो नहीं है वो आपको निकालना होता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। अब आप क्या करते हैं, एक तो लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कर सकते हैं, यानी अभी हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा पहले समझो कि जो लाइव का मतलब है, एक वायरस को, सपोज वायरस की बना रहे हैं या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, हमने जैसे पोलियो वायरस है, ओपीवी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन, विच इज ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरा बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है इसी का, मतलब दूसरी वैक्सीन कौन सी होती है, दैट इज आईपीवी, जो कि हम इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन से इंजेक्टिंग करके देते हैं। तो जो इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है, और आईपीवी है वो किल्ड वायरस वैक्सीन का एग्जाम्पल है। तो आपको थोड़ा सा इससे एक अच्छे से आसानी से समझ में आ सकता है। जो हम ओरली दे रहे हैं वो लाइव वैक्सीन है, जो इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं वो आईपीवी वैक्सीन होती है।
इंजेक्टेबल, ज़्यादा चलती है कॉमनली और पीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो। आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप के अभियान होते हैं और पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है, सब एक बल्क में पिलाई जाती है उस टाइम पे, ठीक है। उसका भी रीज़न है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लाइव वैक्सीन में क्या करते हैं, आप ये मान लो कि जो लाइव वायरस है उस वायरस को वीकर कर दिया जाता है, और वो इतना वीक कर देते हैं कि इसका वायरुलेंस खत्म हो जाता है। वायरुलेंस मतलब इट कांट कॉज डिजीज नाउ। डिजीज नहीं कर सकता, लेकिन इसकी इम्यूनोजेनेसिटी रहती है। इम्यूनोजेनेसिटी रहती है का मतलब क्या है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, मेमोरी सेल बनेंगी और फाइनली आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज के होने से। समझ में आ रहा है। और जो हम लाइव वैक्सीन देते हैं दैट इज मोर ऑफ अ नेचुरल इन्फेक्शंस, क्योंकि लाइव है वो, पर हमने उसको एटेन्यूएटेड कर रखा है। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है कम हो जाना, इसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी कहते हैं। एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं एक्चुअली। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक हो जाना। आपने पोलियो का वायरस लिया पर उसको कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि उसको बॉडी में दे रहे हो, पिला रहे हो, बीमारी नहीं होगी बॉडी में, पोलियो नहीं होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी देयर इज वायरुलेंस, देयर इज नो वायरुलेंस बट देयर इज इम्यूनोजेनेसिटी इज देयर। समझ में आ रहा है। किल्ड वायरस वैक्सीन में हम पूरा किल कर देते हैं उस वायरस को, लेकिन ऐसे किल कर देते हैं कि वायरुलेंस बिल्कुल भी नहीं है और जो इम्यूनोजेनेसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है। लाइव वायरस वैक्सीन्स में इम्यूनिटी का ठीक होना जरूरी है। अगर कोई इम्यूनोडेफिशिएंट है तो उसमें आप लाइव वायरस वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक है तो भले ही हमने इसको वीक कर रखा है, एटेन्यूएटेड कर रखा है, फिर भी उन पेशेंट्स में ये डिजीज कॉज कर सकता है। जैसे किसी को HIV है, उसको लाइव वायरस वैक्सीन नहीं दे सकते, आपको उनका रिप्लेसमेंट जो है एज अ किल्ड वैक्सीन देना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मली हम ज़्यादातर केस में कोशिश करते हैं लाइव वायरस वैक्सीन, क्योंकि ये नेचुरल इन्फेक्शन के जैसा है बट बीमारी नहीं कर रहा पर इम्यूनोजेनेसिटी कर रहा है, और ये बेटर इम्यूनोजेनेसिटी करता है क्योंकि नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह है ना, और एक तरह से वैक्सीन वायरस लाइव है, ये आपको पूरी टाइप की इम्यूनिटी देता है। दूसरा ये क्या करता है जो लाइव है कि आपको म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देता है, जहाँ पे भी जैसे मान लिया ओरली आप ले रहे हो तो जो लोकल इम्यूनिटी है वो IgA को इंक्रीज करके इम्यूनोग्लोबुलिन A लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देता है साथ में, तो बेटर प्रोस्पेक्टिव रहता है। किल्ड वायरस इम्यूनिटी तो दे रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिव टू लाइव कम होता है। लेकिन जो आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट जिनको चढ़ रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के केस में, तो आपको किल्ड वैक्सीन ही देनी पड़ती होती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट है कि क्यों ज़रूरत है भाई लाइव की और किल्ड वैक्सीन की, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बाकी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और बाकी एक तो हम ये कर सकते हैं, और आप एक्सट्रैक्टेड या सेलुलर फ्रैक्शन टाइप, ये दोनों समझना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रैक्टेड और सेलुलर फ्रैक्शंस, यानी किसी वायरस के या किसी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक कोई सेलुलर फ्रैक्शन लेके उससे भी एंटीबॉडीज बनाई जा सकती हैं, उससे वैक्सीन्स बनाई जा सकती हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती है। जो मेजर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट है जिससे इन्फेक्शन होता है, या फिर ये कह लो जो बेटर इम्यूनोजेनेसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, उससे भी हम अलग से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। टॉक्सोइड्स, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको वीक करके टॉक्सिन बना दिया जाता है। आगे इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल हो सकता है, जैसे DPT वैक्सीन है, उसमें हम डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस ले रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप की वैक्सीन से कंबाइन कर रखा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड वैक्सीन। तो जस्ट आपको आइडिया हो रहा है, लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हो, इनएक्टिवेटेड और किल्ड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हो, एक्सट्रैक्टेड और सेलुलर फ्रैक्शन से बना सकते हो, टॉक्सॉइड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बना सकते हो। बाकी आप जो है सब यूनिट वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी होती है। ये जो मॉडर्न वैक्सीन आजकल यूज हो रही है ना, वो ज्यादातर सब यूनिट वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। जो मॉडर्न वैक्सीन है वो इस कैटेगरी में आ रही है, मॉडर्न वैक्सीन, क्योंकि ये क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बनती है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बनती है। और फ्यूचर वैक्सीन जो है वो DNA वैक्सीन्स
या फिर एडिबल वैक्सीन्स है, यानी सिर्फ खा लो उनको और उससे भी हो सकती है। तो एडिबल वैक्सीन्स, डीएनए वैक्सीन्स, ये सब फ्यूचर वैक्सीन्स है। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमने बात करी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के बारे में। तो क्लासिकल एग्जाम्पल हो गया इसका BCG, जो कि अभी हमने पढ़ा है बोविस से बनी हुई है, लेकिन किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही है? ट्यूबरक्लोसिस के प्रोटेक्ट। हेट्रोलोगस टाइप की वैक्सीन होगी ऑब्वियसली। और लाइव वैक्सीन है, आपने वायरस को आपने जो है मतलब इसको वीक कर दिया। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है बेसिकली, क्योंकि बैक्टीरिया से बनी है वैक्सीन बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट हम मेनली बनाते होते हैं। तो बैक्टीरिया को वीक कर सकते हैं, वायरस को वीक कर सकते हैं। जैसे भी वैक्सीन बनानी है अकॉर्डिंग टू किस डिजीज़ के लिए कर रहे हो, उसको बैक्टीरिया कॉज कर रहा है या वायरस कॉज कर रहा है, उसके हिसाब से वैक्सीन बनती है। ठीक है, रिटेन इम्यूनोजेनिसिटी मैंने बता दिया। अब ये बनती कैसे? बाय पासिंग लाइव ऑर्गेनिज्म सीरियली। आप उसको ना सीरियली जो है ऑर्गेनिज्म के थ्रू पास करते हो, जैसे चिक एम्ब्रियो के थ्रू पास कर सकते हो, टिश्यू कल्चर में पास कर सकते हो, या फिर लाइव एनिमल में भी पास कर सकते हो। ठीक है, चिक के एम्ब्रियो में, टिश्यू कल्चर में, लाइव एनिमल में, उसको सीरियली आप पास करते हो और वीक करते हो, सो दैट वायरुलेंस खत्म हो रहा है बट इम्यूनोजेनिसिटी रिटेन है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है, अभी हमने बात करा मोर पोटेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइव जो है ना, लाइव ऑर्गेनिज्म है बचा हुआ, लाइव ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इवन इट इज एटेन्युएटेड, प्रेजेंट इवन इट इज एटेन्युएटेड मतलब वीक है बट प्रेजेंट तो है, तो बेटर इम्यून रिस्पॉन्स देता है। दैट्स व्हाई इट गिव्स अ बेटर इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें लाइव है, उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं उस वायरस के या उस ऑर्गेनिज्म के। दैट्स वाई ये बहुत ही पोटेंट है और ज़्यादा रहता है। दूसरा, ये म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देता है। IgA मैंने आपको बताया कि जब हम ओरल पोलियो वैक्सीन लेते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर आपका इम्यूनिटी डेवलप होती है लोकली भी, तो ये IgA को प्रोड्यूस करा के लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देता होता है। ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, सॉरी स्टेबल तो लेस है, ये तो खास बात है इसकी। ये मोर पोटेंट है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन इम्यूनिटी देता है। इसकी जो इम्यूनिटी है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलती है। ये सिमिलर एज अ लाइव ऑर्गेनिज्म है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं इसमें। बेटर इम्यूनिटी देता है लाइव एज कंपेयर टू दिस किल्ड वन। लेकिन अगर इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट है, अगर प्रेगनेंसी पेशेंट है, आप इसको नहीं दे सकते। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट जिनको रखकर नहीं दे सकते, किसी को लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया है, माइलोमा है, कोई भी टाइप का कैंसर है, उसको नहीं देना है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है। वहाँ पर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट चल रहे होते हैं तो भी इम्यूनिटी कम होती है, कैंसर की वजह से भी इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, 2 सारे कॉज होते हैं। जब आप कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट देते हो, यानी कि जो मेडिसिन होती है कैंसर की, तो भी बॉडी की इम्यूनिटी कम रहती है, तो आपको ऐसे केस में फिर किल देना होता है, लाइव नहीं देते आप। दूसरा, जब भी आप ध्यान रखने की चीज़ ये है, जब भी आप 2 लाइव वायरस वैक्सीन देते हो, व्हेन यू गिव 2 लाइव वैक्सीन्स, देन देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 वीक्स एटलीस्ट। 4 वीक्स का गैप होना चाहिए। वैसे याद रखना तो 1 मंथ का गैप मान सकते हैं। 4 वीक्स हो गए ना, 28 डेज, अप्रॉक्स 1 मंथ का आपको होता है। एक्सेप्ट, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी लाइव वायरस वैक्सीन है जिसके लिए आपको 4 वीक्स का टाइम नहीं चाहिए? That is yellow fever vaccines which can give after the MMR. तो येलो फीवर वैक्सीन्स को आप 28 डेज से पहले भी दे सकते हैं। जब MMR आप दे रहे होते हो तो उससे थोड़ा पहले भी आप इसको दिया जा सकता है। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अब बात आती है इसकी डोज की, तो ये सिंगल डोज में भी सफिशिएंट होती है। इट इज फाइन इन अ सिंगल डोज। आप 1-2, जैसे BCG है, बस बाई बर्थ पे दे देते हैं, इसका एक इंजेक्शन लगता होता है BCG का यहाँ पे, और दैट इज सफिशिएंट फॉर प्रॉपर इम्यूनिटी। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन इज एन एक्सेप्शन। उसमें एक्सेप्शन है ये, आपको खुद ही पता है इसमें मल्टीपल डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं। आपने कई डोजेज में दिया होगा, तो मल्टीपल डोजेज आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। रिस्क,
देखो रिस्क इसमें एक रहता है हमेशा, वायरुलेंस ऐसा ना हो बैक वायरुलेंस आ जाए, तो हमेशा इसमें रिस्क रहता है वायरुलेंस के वापस आने का, दैट इज़ नोन एज रिवर्स बैक या बैक वायरुलेंस। क्योंकि हमें नहीं पता, कई बार आता है बॉडी की इम्यूनिटी तो पता नहीं है, लग रहा है कि ठीक है पर्सन, बट उसकी बॉडी वाकई में इम्यूनिटी कम है नॉर्मली में, तो उसमें चांस या फिर वायरस जो है उतना अच्छे से एटेनुएटेड नहीं हो पाया तो वो डिजीज़ कॉज करता है। देयर इज़ ओनली अ चांस, रिस्क रहता है, हालांकि मिनिमल रिस्क होता है। वैक्सीन्स के बड़े सारे जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं, वैक्सीन को देखा जाता है तभी जाके उसको मार्केट में ला जाता है लोगों के लिए, और कई सारे टेस्ट से गुजरती होती है वैक्सीन जब कोई नई वैक्सीन आती है, ठीक है। तो रिस्क कम रहता है, बट रिस्क तो है ना। तो एटलीस्ट ये रिस्क हमेशा रहता है कि भाई वायरुलेंस दोबारा ना आ जाए, जबकि किल्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूरा मरा हुआ है, समझ लो एक तरह से ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है स्टोरेज। स्टोरेज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइव के चक्कर में। एक तो वो वायरस जो है मरे भी नहीं और वो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी मेंटेन भी रहे, तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके केस में। जैसे आपने ओपीवी देखा होगा, वहाँ क्या करते होते हैं ना, ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक बॉक्स, वैसे तो फ्रिज में रखते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक वो बॉक्स लेके जाते हैं उसका, थर्मोकॉल का, उसी में जाएगी वैक्सीन। जब बच्चा आएगा या होगा तो ही वो उस टाइम खुलेगी, ठीक है। और उसमें भी क्या करते हैं, अलग अलग बॉक्स में रखनी चाहिए कायदे में, जो बाकी है जो डोज होती है वो अलग में रखनी चाहिए, और जो दे रहे हो उसको एक में रख लो अलग से, और उसको साथ साथ पिलाते जाओ, और सेम डे उसको फिर डिस्कार्ड कर देते, जो थोड़ी बहुत बची भी है उसको यूज़ नहीं करते बाद में नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। तो इसका स्टोरेज, इसका ट्रांसफ़र बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसी मीजल्स वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, उनका स्टोरेज, उनका ट्रांसफ़र बड़े ध्यान से देखा जाता है। कोल्ड चेन मेंटेन करी जाती है, उसके लिए उसको पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं कोल्ड चेन। तो मतलब कोल्ड चेन मतलब ये कि ठंडा ही रखो ना है उसको, जो टेम्परेचर चाहिए वो उसको मेंटेन करके रखो, है ना। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे टेम्परेचर तो बड़ा वेरी करता है, गर्मियों में ना वैक्सीन्स ख़राब होने का बड़ा चांस रहता है, सर्दियों में तो चल जाती है फिर भी, बट बहुत ही हमेशा ही ध्यान रखना होता है कि आप किस तरीके से उसको स्टोरेज कर रहे हैं, किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन होता है कि आप जो है, स्पेशली पीएसएम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीडियाट्रिक्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी जगह पे आप कौन सा वैक्सीन रखोगे, फ्रिज में कौन सी रखोगे, उसके नीचे वाले बॉक्स में कौन सी रखोगे, साइड में कौन सी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ये दिमाग में रखनी होती हैं फॉर अ वैक्सीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की या किल्ड वैक्सीन की। तो इसमें हमने किल कर दिया उसको। कैसे करते हैं किल? इसको पहले ग्रो करते हैं इन अ कल्चर मीडियम, है ना, एट स्टेबल टेम्परेचर। ऑब्वियसली जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम स्टैंडर्ड उसमें स्टेबल टेम्परेचर में रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी, उसमें कल्चर करते हैं। और उसके बाद इसका देखा जाए तो एक्चुअल में नंबर आप बढ़ा रहे हो शुरुआत में इसका, फिर आप क्या कर रहे हो, उसको किल कर रहे हो बाय हीट और फॉर्मेल्डिहाइड। तो हीट से या फॉर्मेल्डिहाइड से उसको आप किल कर देते हो, वायरुलेंस खत्म, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी रिटेन हो रखी है। अब खास बात यह है कि कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ये सेफर है, सेफर एज कंपेयर टू लाइव, क्योंकि इसमें वायरुलेंस बिल्कुल ही खत्म है। देयर इज नो चांस ऑफ वायरुलेंस कम बैक। ठीक है ना, तो इसलिए सेफर है। और क्योंकि ये चांस नहीं है इसलिए आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में दे सकते हो आराम से। आप प्रेगनेंसी में भी इसको आराम से दे सकते हो, ये माइलोमा, लिम्फोमा सब में आप आराम से दे सकते हो। या किसी को ट्रांसप्लांट दिया जा रहा है तो वहाँ भी दे सकते हो। कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट आप ये दे सकते हो, कंपैरेटिवली सेफ है। लेकिन अगर एफिकेसी वाइज देखें तो इसकी एफिकेसी एज़ कंपेयर टू लाइव वैक्सीन थोड़ी सी कम है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिकेसी है वो कंपैरेटिवली लेसर है। ऐसा नहीं, ठीक ठाक होती है वैसे एफिकेसी, बट इट इज़ कंपैरेटिवली लेसर देन लाइव वैक्सीन। डोजेज, अब लाइव है तो लार्ज डोज देना पड़ता है, मल्टीपल डोजेज में देना पड़ता है, बूस्टर डोजेज देनी पड़ती हैं इसकी, ठीक है ना। जैसे हम वहाँ पर जो लाइव में दे रहे थे वो सिंगल डोज से भी काम चल जा रहा है एक्सेप्ट ओपीवी। यहाँ पर मल्टीपल डोजेज देनी है, डोज भी ज़्यादा देनी है, और इसके साथ में एडजुवेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार एडजुवेंट वो केमिकल होते हैं जो साथ में देने से दे इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी। ये इसकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ा देते हैं, यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का रेट बढ़ जाता है आपका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कह सकते हो एलम भी एज एन एडजुवेंट यूज होता है कई सारी वैक्सीन के लिए, ठीक है।
अब इसका जो रूट होता है यूजुअली वो सबक्यूटेनियस होता है या इंट्रामस्कुलर होता है ना। आप या तो सबक्यूटेनियस देंगे या फिर मसल्स में देंगे, इंट्रामस्कुलर आप देते हैं। तो डिफरेंट वैक्सीन होती हैं, उनके हिसाब से होता है। ये तो कॉमन रूट हमने बात करी। अब इसका जो कंट्रा इंडिकेशन है वो क्या है? देखो, लाइव वैक्सीन्स के कंट्रा इंडिकेशंस थे प्रेगनेंसी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, लेकिन यहाँ पर जो है बड़े कम कंट्रा इंडिकेशन है इसके। इसका एक ही एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन है कि आपने वैक्सीन दी, लोकल में सीवियर रिएक्शन हो गया तो जहाँ आपने दी, या फिर सिस्टेमिक सीवियर रिएक्शन हो गई, है ना। जैसे बहुत फीवर, एनाफाइलैक्सिस, थोड़ा बहुत फीवर तो आता है जब आप वैक्सीन देते हो, फिर एनाफाइलैक्सिस हो गया या बहुत एब्रप्ट रिएक्शन होगी बहुत ज़्यादा, तो वो कंट्रा इंडिकेशन है। वो भी प्रीवियस हिस्ट्री, उस टाइम तो हो गई, आप क्या कह सकते हैं, बट किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है इस टाइप की तो ध्यान देना पड़ता है आपको। तो ये जो है लाइव एंड किल्ड वैक्सीन के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ लाइव एंड किल्ड के बीच में, तो क्योंकि क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस बिटवीन लाइव एंड किल्ड वैक्सीन, तो हो चुका है हमारा, बट हम एक बार इसको ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ डोजेज बताओ, लाइव में क्या दोगे? यूजुअली सिंगल, इसी के साथ में एक्सेप्शन दे दोगे ओपीवी का, ठीक है ना, एक्सेप्शन पूरा लिख दोगे लाइव। किल्ड में आपको मल्टीपल डोजेज चाहिए, इसी के साथ एक पॉइंट लिख सकते हो बूस्टर डोज का। बूस्टर डोज यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, यूजुअली रिक्वायर्ड, यूजुअली वर्ड कर दो दोनों में। नीड ऑफ एडजुवेंट अभी हमने पढ़ा था, लाइव में नहीं चाहिए, इसमें चाहिए, तो आप लिख दोगे नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, यूजुअली रिक्वायर्ड। इम्यूनिटी ड्यूरेशन कंपैरेटिवली शॉर्टर लिखो, ये कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन लिखो। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव दोनों हैं, ये हाईली इफेक्टिव है लाइव वाली, एक मिनट, ये सिंगल डोज होगी, मल्टीपल होगी, ये लॉन्गर है, सॉरी लाइव का, है ना। लाइव में दिस इज लॉन्गर ड्यूरेशन, अच्छा बेटर इफेक्ट देता है ना, ये शॉर्टर है एज कंपेयर टू लाइव, ये लिखना जरूरी है, ये भी ठीक ही होती है। इफेक्टिवनेस इज वेरी हाई और इसकी मॉडरेट इफेक्टिवनेस होती है, और अगर लिखना है एज कंपेयर टू लाइव इट इज लेस। म्यूकोजल इम्यूनिटी लाइव वाली देता है किसके थ्रू? आईजीए के थ्रू, ये यूजुअली नहीं देता। हमने कहा ना ओरल पोलियो वैक्सीन जब आप देते हो तो वहाँ पर आईजीए भी एंटी लोकल के थ्रू म्यूकोजल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड लाइव में, आईजीजी तो देखो सभी में होनी है, इसमें आईजीए भी हो जाती है लोकल की वजह से, यहाँ पर खाली आईजीजी होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड प्रेगनेंसी के केस में कंट्राइंडिकेशन आप नहीं दे सकते, यहाँ पर आप दे सकते हो। तो देखो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपके यहाँ तक कवर हो जाते हैं, बट फिर भी आप थोड़े से और एडिशनल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो यू शुड ट्राई टू राइट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। भले ही कई बार क्या होता है डराइव्ड करके भी लिखना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है मिमिक्स द नेचुरल इन्फेक्शन। देखो लाइव जो होती है ऑब्वियसली मिमिक करेगी नेचुरल इन्फेक्शन को, और जो किल्ड वाली होती है वो मिमिक नहीं करता नेचुरल इन्फेक्शन को, तो ये मिमिक करती है, ये नहीं करती यूजुअली। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये देती है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम देती है, लेस देती है ना, जो टी सेल का हमने बात करी थी। रिवर्स बैक टू वायरुलेंट फॉर्म, इसमें चांसेस है, इसमें नहीं है, तो फेयर चांसेस को थोड़ा प्रॉपर लाइन कर लेनी होती है। ट्रांसमिशन टू अदर्स इसमें होता है, इसमें नहीं होता। ओरल पोलियो वैक्सीन जैसे वायरस, जो वायरस है, वायरस के चांस होते हैं, हम बात करें इसकी वायरस के जो आपने दिया है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है उसमें, उसके चांस होते हैं कि वो दूसरों को ट्रांसमिट कर जाए। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन का फायदा ये होता है वो स्टूल में भी जाती है, तो धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी में जाता है वायरस, और वो एक ओवरऑल हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करता है। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी हुई है, ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप होती है। स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, बस यही जो है एक नुकसान है लाइव का, मेजर नुकसान। और भी है दो बड़े इंपॉर्टेंट वो है, एक तो ये वाला प्रेगनेंसी और उसमें नहीं दे सकते जब भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेबिलिटी इसकी लेस होती है, इसकी कंपैरेटिवली मोर स्टेबिलिटी होती है आईपीवी की, ठीक है ना। तो आप कुछ इस तरीके से अपने पॉइंट्स बना सकते हो अबाउट द लाइव एंड वायरस वैक्सीन्स का डिफरेंस।